नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है पीयूष मिश्रा का कविता संग्रह कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। हेलो डॉक्टर वसुधा, नमस्कार। हेलो, मैं बोलने जा रही थी, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आप ही का घर है, हम स्वागत करें, आप स्वागत करें। किताब घर है हमारा और आपका। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। क्वाइट एक्साइटेड है आपको देखकर, और साथ में जलन भी है कि आप पीयूष मिश्रा से मिल चुकी हैं। उनकी ऑटोग्राफ वाली किताब आपके पास है। तीन बार और जलो। 3 बार कहने की, अगर नहीं भी कहें तो चलता है। जलन उतनी ही होती ना। अच्छा है कि हम बेंगलोर में तो जलने से गर्मी नहीं बढ़ती है। अरुण जी, स्वागत है। आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है इस सर्किल के लिए। वेलकम अरुण जी। नमस्कार वसुधा जी। नमस्कार अरिसुदन जी। नमस्कार अरुण जी, कैसे हैं पीयूष आप? भाई के साथ बहुत काम किया है, तो मैंने कहा कि कुछ बातें शेयर करूंगा। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। हाँ, और आज का जो हमारा सरप्राइज है उसका पूरा क्रेडिट जाता है अरुण जी को, और वो सरप्राइज हम थोड़ी देर में प्ले करते हैं जब हम अपनी बातें शुरू कर देंगे। तो बहरहाल हमारी घड़ी की 20 मिनट वाली टिक टिक शुरू हो चुकी है। सभी का स्वागत, सभी को अभिनंदन, अभिवादन। और आज का हमारा जो विषय है, जो किताब है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। हम हफ्ते में 5 दिन तो इश्क ही करते रहते हैं, 2 दिन काम कर लेते हैं। सभी लोगों की करीब ऐसी ही कहानी है। कुछ काम थोड़ा ज्यादा करते हैं, इश्क कम करते हैं, लेकिन साथ साथ चलते रहते हैं। ये किताब शायद 3 साल या 4 साल पहले आई थी, या 5 साल पहले, मुझे याद नहीं। 17 में आई थी, 17 में। हाँ, ऐसे ही किसी टाइम फ्रेम में। और वो पहली नजर में इतना पसंद आ गई थी जब उसकी पहली कुछ एक लाइन पढ़ी कि भाई अब तो ले लो, और लेकर फिर कुछ एक दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए भी एकदम बहुत ही उचित तरह की किताब थी। तो वहां से इसको पढ़ने का सफर शुरू हुआ। एक बार पढ़ डाली, दूसरी बार भी पढ़ डाली, और कई सारी कविताएं इसमें ऐसी जिनको बार बार पढ़ के बड़ा आनंद आता है। तो ये तो मेरा जो इस किताब के साथ परिचय शुरू हुआ था, और मेरा परिचय केवल किताब और इसकी कविताओं तक सीमित है। लेकिन साथ में डॉक्टर वसुधा, वो 3 बार मिल चुकी हैं, ऑटोग्राफ किताब ले चुकी हैं, और अरुण जी पीयूष मिश्रा के मित्र हैं, तो वो उनके बारे में और काफी कुछ बता सकते हैं। तो डॉक्टर वसुधा, आप ही से शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं एक्साइटेड हूँ बताने के लिए कि मेरा पीयूष मिश्रा जी से कैसे मिलना हुआ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा जो साहित्य में बहुत रुचि रखती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कहीं भी सूंघ लेती हूँ कि कुछ लिटरेरी हो रहा है तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ एनी हाउ। तो ऐसे ही मैं कोइंसिडेंटली साहित्य आज तक 2018 की बात है, उसमें पहुँची। वहाँ मैं उनसे जब मिली, मतलब उनका एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ अलग अलग सेक्शंस में प्रोग्राम होते हैं। तो व्हेन आई हर्ड कि यहाँ पे पीयूष मिश्रा के साथ टॉक शो है, लल्लत टॉक में था, तो मैं जाकर वहाँ ज़मीन में बैठते हैं, मैं बिल्कुल उनके बिल्कुल मुंह के नीचे समझ लो ज़मीन में जाकर बैठ गई। कि मैं अब तक उनको सुनती थी, यूट्यूब पे देखती थी, कभी टीवी में देखा था, बट सामने मैं ऐसे बैठी हुई थी, और जैसे बिल्कुल बिंदास मस्त अंदाज में बैठते हैं, बोलते हैं, वो आपको खुद इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि आप खुद से आगे बढ़ के जाने की हिम्मत रख पाते हो। इतनी बड़ी शख्सियत को आप मतलब बोलने की कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ही मेक्स यू कंफर्टेबल लाइक दैट। तो ऐसा ही हुआ कि वो लोगों के साथ इतने अच्छे से मुखातिब हो रहे थे कि अबे लोगों से अबे यार, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ताली भी नहीं बजा रहे हो, कैसे आलसी टाइप के लोग हो, मतलब इस टाइप का ही वॉज मेकिंग सो कंफर्टेबल। तो मैंने कहा कि व्हाई शुड आई लूज द अपॉर्चुनिटी। तो मैं बिल्कुल हॉप करके मैं बिल्कुल स्टेज के पीछे गई, मैंने बोला मैं आपसे बात करना चाहती हूँ।
तो बोलते हैं मेरे से कौन बात करना चाहता है। तो मैंने बोला मैं बात कर भी खैर क्या सकती हूँ। तो उसी के रिलेटेड जो प्रोग्राम हो रहा था उसी के रिलेटेड मैंने बात की और मैंने उनकी ये बुक खरीदी थी, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, वहीं से मैंने उनके आगे कर दी। तो बोलते हैं ये बड़ा बोरिंग काम होता है भाई, साइन वाइन कराना। तो मैंने बोला उनको कि जो मैं करती हूँ एक्चुअली, मैंने बोला मैं शो ऑफ करने वाली हूँ इसको लेकर के, आपको, आपसे मैं मिली हूँ, मैं लोगों को दिखाऊंगी। तो ही जस्ट पोलाइटली साइंड द बुक और मेरे से पूछा कि इसको पढ़ोगी? तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ूंगी, तो फिर कभी कहीं पे पोस्ट करना इसके बारे में। आई सेड ओके। तो मतलब बहुत बहुत अच्छा इंटरेक्शन, और उनको देख के ऐसा लगता है एक बार में कि मतलब एक थोड़ा सा हिच लगता है कभी कभी कि वो इतना एरोगेंट साउंड करते हैं, कभी ऐसे मतलब इतना गुस्से वाले भी होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उनसे बात करते हो आप ब्लेंड होते जाते हो उनकी बातों में, और उनके पर्सनालिटी आपको बिल्कुल प्लेजेंट पर्सनालिटी है, एक बहुत मासूम सा दिल है उनके पास में, वो मैंने फील किया। और ऐसे आगे जश्न अदब में मिली, रेखता में मिली, तो फिर वो जहाँ होते थे वहाँ मेरा होना बिल्कुल लाजमी था। तो ये मेरे इंटरैक्शंस की बात है कुछ। बहुत बढ़िया डॉक्टर वसुधा। और आपने जैसे कहा ना वो एरोगेंस वाली फीलिंग आती है, तो मेरा तो उनसे पर्सनल परिचय नहीं है, लेकिन जितनी भी उनकी कविताएं पढ़ी हैं और उनको सुना है यूट्यूब पर या कहीं और, तो मेरे ख्याल में जब मैं पुराने कवियों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जो हमारे कुछ एक कवि थे, कुछ तो बड़े सभ्य थे, बड़े अच्छी तरह से लिखते थे, अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन उसमें दो और कैटेगरीज थी, एक तो अक्खड़ कवि और एक फक्कड़ कवि। और इन दोनों जो कैटेगरियां हैं, इन दोनों के मुझे लगता है इनके जो ग्रैंडफादर थे, जो परदादा थे या परदादा थे, दादा गुरु कहें, और जो इनके बादशाह थे वो खुद कबीर थे। तो हो सकता है कबीर वैसे ही रहे हो जैसे पीयूष मिश्रा रहते हैं कि वो किसी को भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। और जैसा मैंने देखा है अनुराग कश्यप और कई कलाकारों के साथ उनको जब वो एक स्टेज पर होते हैं तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना रोस्ट करना, तो किसी को भी बैठे बैठे रोस्ट करना। और अगर आप इस किताब को खोल के इसका पहला ही पृष्ठ देखें जहाँ पे लिखा है कि अरे आखिर जाना कहाँ है भाई, वहां से शुरू होती है और उसमें वो 2-3 लोगों के नाम लेते हैं और इसकी आखिरी पंक्ति में कहते हैं, लोगों से पूछते हैं कि तुम तो बता सकते हो कहाँ जाना है, कोई तो मुझे बताए कि आखिर जाना कहाँ है। और आखिर में कहते हैं कि अनुराग कश्यप साहब तुम तो क्या ही मुझे बताओगे, पहले खुद तो कहीं पहुंच जाओ। तो इस तरह से बड़े अक्खड़ी अंदाज के साथ किताब शुरू करते हैं। मतलब अक्खड़ी वो जो अपनी सी कहने में बाकी आगे किसी भी चीज का लिहाज ना रखे, और पक्कड़ मतलब जो करना है कर डालो, बिंदास, सोचना नहीं। तो ये हमको एक पाठक के रूप में मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हम अरुण जी से पूछते हैं क्योंकि उनका पर्सनल परिचय काफी है। तो अरुण जी आप बताइए। हाँ, नमस्कार हरिसूदन जी, थैंक यू, आपने मेरे को स्पीकर में आने की अनुमति दी। तो जब आप थिएटर कर रहे होते हैं तो तब आपको ये सोचा नहीं होता आपने कि आपके साथ के लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे और आपको एक दिन ये मौका मिलेगा कि आप उनके बारे में कुछ शेयर कर सके। तो पीयूष से मेरा परिचय उस दौर का है जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हो चुके थे और वो मुंबई गए हुए थे। और वो मुंबई में उनको सूरज बड़जात्या या ताराचंद बड़जात्या जो उनका ग्रुप है, उन्होंने एक फिल्म में कास्ट करने के लिए उस वक्त बुलाया था और ऑलमोस्ट उनकी सारी बातें हो चुकी थी और कुछ लास्ट में डेस्टिनी का ऐसा खेल हुआ कि उनको वापस आना पड़ा। और जब वो वापस आए तो उस वक्त एक ऐसा दौर था कि उसके अंदर और भी बहुत से लोग अपनी मूरिंग ढूंढ रहे थे, अपना एक खोज रहे थे अपने आप को। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जैसे मनोज वाजपेयी, गजराज राव, शेफाली भूषण और शिवानंद किरकिरे। और उनमें सबसे जिन्होंने हमारे को लीड किया वो थे एन.के. शर्मा। एन.के. शर्मा उस वक्त शशिलाल नायर को असिस्ट करके मुंबई से वापस आ चुके थे और उनको भी मुंबई रास नहीं आया था। और इससे पहले वो एक ग्रुप था जननाट्य मंच, उसके वो फाउंडर थे और वो लेफ्ट ओरिएंटेड, मतलब वो लोग स्ट्रीट थिएटर किया करते थे। और तब उन्होंने ये सब लोग सोच रहे थे कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो कि मतलब हम सबकी अभिव्यक्ति को आवाज दे
और हम सबकी फीलिंग्स को आवाज दें। हम जिस तरह का आप इन सब नामों को सुनकर आपको लग गया होगा कि ये उस वक्त बिल्कुल एकदम जैसे एकदम निकले अपने पढ़ के, या फिर अब एकदम शुरुआत करी। तो इन लोगों, ये किस तरह के लोग थे ये तो आज आपको पता चल ही गया कि ये सब लोग कहाँ हैं आजकल और क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त ये खोजने की तलाश में हम सब लोग एक साथ जुड़े। हुआ ये कि जो ये एन.के. शर्मा थे, अगर इसे हमारा एक ग्रुप बना एक्ट 1 करके, तो जब ये ग्रुप बना तो एन.के. शर्मा जो थे वो उसके निर्देशक थे, और उनको हम फादर फिगर कहते हैं। उनको हम वो कहते थे यीशु हमारा गडरिया, और हम सब उसकी भेड़े। तो हम उनके पीछे पीछे चला करते थे। तो उस वक्त अगर एन.के. शर्मा फादर थे तो पीयूष मिश्रा ग्रुप की मदर थी। तो उनका जो ग्रुप, एन.के. शर्मा जहाँ स्ट्रिक्ट थे और डिसिप्लिनेरियन थे, वहीं पीयूष मिश्रा सबके साथ दोस्ती गाड़ने वाले और सबको कंफर्टेबल फील कराने वाले थे। अच्छा, एन.के. शर्मा की गाइडेंस रहती थी, वो नाटक सिलेक्ट करते थे, वो कुछ अंग्रेजी के नाटक, कुछ अन्य लैंग्वेजेस के नाटक, वो सारे नाटकों को पढ़ के और क्या नाटक हमने करना है उसका एक वो लेकर आते थे कि ये किताब में से ये करेंगे। अब वो उसकी जिम्मेदारी दी जाती थी पीयूष मिश्रा को कि आपको इसको अडेप्ट करना है हिंदी में, और इसके साथ में गाने भी लिखने हैं। तो इनका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा अरिसुदन जी, वसुधा जी, कि मतलब हम लोगों ने, मतलब वी वर ब्लेस्ड कि हमने इतनी अच्छी क्रिएटिविटी का वो दौर देखा कि डायरेक्टर जो है वो अपने जो एक मतलब मेंटोर की तरह काम कर रहा है, और वो एक मतलब या आप उनको शागिर्द कह लीजिए या फिर उनको आप उनका पार्टनर कह लीजिए, जैसे कहते हैं कि जो एक साथ जो वो करते हैं सुरबंदी करते हैं, तो या तो आप उनको वो पार्टनर कह लीजिए। तो वो आकर कुछ सजेस्ट किया करते थे और पीयूष मिश्रा लिख के लाते थे, और वो कितनी बार वो रिजेक्ट कर देते थे और बहुत अच्छा लिखा होता था। तो पीयूष मिश्रा फिर उसको लिख के लाते, और उसको ऐसे ये सिलसिला चलता रहता था, और सीन दर सीन हम पढ़ा करते थे। और इसी तरह से गानों का भी होता था, गाने लाए, गाना सुनाया, हमें उनको पसंद नहीं आया, नहीं ये पसंद नहीं आ रहा, इसको दोबारा लिखो, और हम सब हैरान कि अब इससे बेटर क्या कर सकते। वो उससे बेटर गाना अगले दिन लिख के लाते थे। और वो उसके ऊपर ये भी था कि डेडलाइन होती थी कि नाटक की तब तक डेडलाइन है तो जल्दी करना है सारा काम। और पीयूष को वो बोलते थे कि भाई तुम्हें 1 दिन में या 2 दिन के अंदर वो सब कुछ ला के देना ही है। तो वो पूरी रात बैठ के वो गाना लिख रहे हैं, पूरी रात बैठ के वो अडेप्टेशन को दोबारा से वो कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं, ड्राफ्ट लिख रहे हैं, 5वां 6वां ड्राफ्ट लिख रहे हैं। तो वो हमने क्रिएटिविटी का जो दौर देखा ना, वो अरिसुदन जी बहुत ही बेमिसाल दौर था। तो बातें लंबी हो जाएंगी, तो एक मैं बात बताता हूँ कि पीयूष मिश्रा ने एक्चुअली में, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि पीयूष मिश्रा के गानों में थिएट्रिकल चीजें बहुत आती हैं। जो उनके जो गाने हैं या पोएट्री भी है, वो ना संवाद करती है आपके साथ में। वो नॉर्मल पोएट्री की तरह से नहीं होती, वो एक थिएट्रिकल उसके अंदर एलिमेंट होता है। तो एक जैसे एक बहुत ही रोमांटिक गाना था जो वो हम गाया करते थे। मैं ना गाना बहुत खराब गाता हूँ, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक पोएट्री का उसका एक वो सुनाता हूँ, थोड़ा सा है कि वो हम सब लोग गाया करते थे, बड़ा इमोशनल हो जाते थे। कभी हमने मीटिंग करी, शराब पी ली ऐसे, तो उसके अंदर भी हम ये सब गाना गाया करते थे। तो वो गाना कुछ इस तरह से था कि वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, ओस की नमी में भीगे वो पुराने दिन गुजर गए, हम ठहर गए, पीछे मुड़ के देखा पाया सब किधर गए, अकेले हैं खड़े, कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब राह कोई चल पड़े, जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि उनकी खता नहीं। वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, ओस की नमी में भीगे वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन। तो ये है। आगे मौका मिलेगा तो मैं कुछ और भी करूंगा, बाकी अब आप बोलिए। अरे अरुण जी मैं तो क्या ही बोलूं, मैं चाहता था कि आप बस कंटिन्यू करते रहे। हम इसका मुझे लगता है भाग 2 करेंगे अब, क्योंकि
वो एक्सटेंड वाला तो जो मैसेज था वो सिर्फ आवाज आकर रह गई। मुझे लगता है वो भी मेंजा ऐप भी खो गई जब आप गा रहे थे, कविता सुना रहे थे। और शायद सभी लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि जब आप सुना रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पीयूष मिश्रा खुद सुना रहे हैं। वही अंदाज, उसी तरह की आवाज, जो कविता है वो तो खैर है ही अलग। और जब आपने कहा ना वो संवाद जैसी लगती है, तो इसी किताब में उनकी एक और कविता है आखिर में, जो लैला मजनू वाली कविता है। डॉक्टर वसुधा को शायद पता होगी, वो इस किताब को लेके पिछले 2-3 दिन से घूम रही हैं जगह जगह पर। जगह जगह शो ऑफ कर रही हैं। तो ये कविता बड़ी मजेदार सी है। इसमें बिल्कुल वो संवाद एकदम सामने आते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जवां वक्त है, लैला है, मजनू है। तो कहता है जवां वक्त वो शमशान है तेरा, मजनू कहता है वो ईमान है मेरा, वो कत्ले आम है तेरा, वो अंजाम है मेरा, तेरी बोटी कट जाएगी उसके सदके में जाएगी, मगर ये सोच काटना मुझको कि लैला भी साथ जाएगी, उसे पहरे में रखूंगा, तेरी याद फटक ना जाए कुएं में गहरे में रखूंगा, कितना भी गहरा खोद कुआ वो नहीं तुझे मिल पाएगी, मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा वो वहां छोड़ के आएगी, मेरी कटार तैयार, अरे तू मार, अरे बस मौका है ये निपट आखिरी बार, अरे तू मार, अरे खंजर कर दूंगा पार, सोच ले फिर से तू एक बार, अरे मजनू मैं हूं तैयार, लैला चिल्लाती है पीछे से। तो ये वही संवाद वाली कविता है। मैंने कहा जब आप इसकी बात कर रहे थे तो ये मुझे याद आ गई कि इस किताब में तो क्यों ना इसको भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। और अरुण जी, हम लोग भी ब्लेस्ड हैं कि हमको आपसे ये सब सुनने का मौका मिला, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है, इतना परिचय है आपका। तो ऑल ऑफ अस आर ट्रूली ब्लेस्ड। और काफी हद तक ये भी था कि ना सिर्फ उनके साथ में मेरे को ये प्रोफेशनली काम करने का मौका मिला, बल्कि पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा मैं जान पाया, क्योंकि हम लोगों के घर भी बहुत आसपास ही थे। तो कई बार क्या होता था कि वो मतलब मंडी हाउस से पूरा जब हम ये थिएटर कर लिया करते थे, रिहर्सल कर लिया करते थे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि पैसे नहीं होते थे, तो पीयूष मिश्रा फिर वहां से पैदल वहां से चलते थे मंडी हाउस से, और वो जंगपुरा तक पैदल लगभग मान के चलिए कि 6-7 किलोमीटर का वो पूरा लंबा स्ट्रेच होता था। तो पूरे रास्ते में नाटक के बारे में सोचते हुए और पैदल पैसे बचाते हुए वहां पर पहुंचा करते थे। और फिर पीछे उनके जहाँ पे वो रहते थे उसके पीछे एक ढाबा था, तो वहां पर भाभी जी की दाल मिलती थी। भाभी जी होती थी जो वो ढाबा चलाती थी। तो जब हम कभी उधर उनके घर पहुंचा करते थे, तो फिर हमारा जो वो था ट्रीट था, वो जो डिनर था, वो भाभी जी की दाल होता था। और तो भाभी जी की दाल गल जाती थी। हाँ, गल जाती थी। और उसको कहता था कि पीयूष कहते थे कि इसको मैंने फ्रिज में रखी हुई है। तो हम फ्रिज देखते थे, फ्रिज तो है नहीं इनके घर में, तो वो किसी कंबल टाइप की जगह में उसको लपेट के रखा होता था। तो कहते थे ये फ्रिज है, इसमें ये ठीक रहती है, गर्म रहती है, तो इसके अंदर से अब हम इसको वो करेंगे। तो ये है। और एक 2 लाइनें और बोलो तो सुना दूं मैं आपको। एक हमारा एक एंथम था, मतलब एक हमारे ग्रुप का, वो भी जरा बहुत ज्यादा जब इमोशनल हो जाते थे, या कभी रीयूनियन होती थी, या कभी ऐसे मिल गए दोबारा, फिर ऐसे आपस में बात कर रहे हैं, फिर मिल गए, तो फिर ये होता था। एक पीयूष का ही लिखा हुआ है कि कौन है हम और आए कहाँ से, कहाँ है हमारा ठिकाना, हंस देते हैं हम जो पूछे है हमसे, बातें यही ये जमाना, गाते हैं क्यों और चिल्लाते हैं क्यों, बेकार है ये बताना, हमारे लिए है लहू गर्म रखने का छोटा सा ये एक बहाना, मगर याद रखना लहू की हमारी जो गर्मी रहेगी यहाँ पर, तुम्हें अपने खून की हर एक बूंद में है उसी से उबाल लाना, आए हैं हम तो
चले जाएंगे भी रह जाएगा ये तराना, कसम है तुम्हें कि हाँ बाद हमारे तुम भी इन्हें गुनगुनाना, कौन है हम और आए कहाँ से, कहाँ है हमारा ठिकाना। थैंक यू। क्या बात है अरुण जी, बिल्कुल ऐसा हमें लग रहा था जैसे खुद पीयूष मिश्रा गा रहे हैं, वही अंदाज, वही शब्द, वही भाव। और मैं बाकी सब लोगों को बता दूं, यहाँ जो लिसनर हैं, अरुण जी को हम जानते हैं, उनकी एक बहुत शानदार पॉडकास्ट होती है, छोटी छोटी सी, वो अपनी बातें कहते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं, जिसका नाम है रन फॉर फन। और वो रन फॉर फन आया है, अरुण में जो ए है उसको हटा दिया और रन रखा अरुण जी ने, तो वहीं से क्रिएटिविटी शुरू होती है। उस पॉडकास्ट को आप अवश्य सुने। मेंजा पर एक फन विद कॉमन मैन करते हैं रात को, देर रात को। अभी पिछले हफ्ते उसमें मनोज मेहता जी की ग्रिलिंग की थी, तो वो भी अवश्य सुनिए। थैंक यू। और अरुण जी, थैंक यू सो मच। वो जो आपने क्लिप मंगाई स्पेशली पीयूष मिश्रा से, तो मैं वो फटाक से प्ले कर देता हूँ। आप प्ले कर दीजिए उसको, आप प्लीज। हाँ, तो उसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष मिश्रा ने खुद हमारे इस सेशन के लिए रिकॉर्ड करके भेजी थी अपनी कुछ पंक्तियां। काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरीखा हल्का हो, वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरीखा हल्का हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना दूर तहलका हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो, वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना बात बिगड़ती हो। वो काम भला का काम हुआ जो चंद्र शेख आजाद ना हो, वो काम भला का काम हुआ जो चंद्र शेख आजाद ना हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो, वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मजहब रंग और भाषा हो। वो काम भला का काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो, वो काम भला का काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसकी दरकार इजाजत हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें सब कुछ ही मीठा हो, नहीं, वो काम भला का काम हुआ, वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो, वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें न चिट्ठी ना खत हो। और चाहिए बोल देना, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये एकदम एक्सटेम्पो मैंने उनको बोला था, जैसे मैंने आपका ये पढ़ा मैसेज, मेरे को मैं एक्साइटेड हो गया। मैं कहा पीयूष से मैं कराता हूँ, तो वो एक अपनी किताब नहीं ला रहे हैं, हैमलेट कभी मुंबई क्यों नहीं गया उर्फ तेरी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तब मैंने उनको हाँ, और सजीव जी ने मुझे कहा था कि आखिर में ना ये थोड़ा सा अटपटा है ऑडियो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बता देना। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एकदम ह्यूमन है और वैसा ही है, बेपरवाह, जैसे पीयूष मिश्रा खुद अपनी कविता लिखते और पढ़ते हैं ना, उसी तरह बेपरवाही में आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं, वो बीच में एक जगह अपनी कविता भूल गए और उसको छोड़कर वो अगली पर पढ़ गए। नोट किया मैंने, वही इसकी नेचुरलिटी ही ब्यूटी है। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा मैं इसको एज इट इज ही सुनाऊंगा जैसा ही आया है, और ये बहुत ही बढ़िया आया है। तो थैंक यू सजीव जी, आपका भी धन्यवाद और अरुण जी का भी धन्यवाद। आज तो चार क्या बहुत सारे चांद लग गए हमारे, चांद और तारे दोनों लग गए हमारे सेशन में। तो डॉक्टर वसुधा एक बार और करते हैं, लेकिन श्रुति आखिरी 30 सेकंड में आप कुछ कहेंगी? नहीं, बस यही कि आप भाग दो जरूर करिए, और वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। ये चैनल बहुत सुंदर है और इसमें लिसनर्स के कमेंट्स पढ़ना भी बहुत आनंदमय है। इट्स अ लवली ग्रुप ऑफ कलेक्शन, इट्स अ लवली कलेक्शन ऑफ पीपल जो यहाँ इकट्ठा होकर किताबें डिस्कस करते हैं। तो आप सबको बहुत
थैंक यू सो मच। सजीव जी 20 सेकंड। सजीव जी तो मुझे लगता है किताब लेकर बैठ गए हैं, रिटायरमेंट में पढ़ेंगे। नो हरिसूदन, एक्चुअली मैं कुछ अगली बार शेयर करूंगा जब आप नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक में इसी चर्चा को जारी रखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।